हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज बात करने वाली हूँ बच्चों की कस्टडी को लेके इंडियन लॉज क्या कहते हैं। मतलब कि जब पेरेंट्स आपस में सेपरेट होना चाहते हैं, जब वो अपनी डिवोर्स की एप्लीकेशन मूव करते हैं कोर्ट में, उसके साथ साथ वो बच्चों की कस्टडी के लिए भी जो है वो एप्लीकेशन मूव करते हैं। तो क्या कहते हैं हमारे इंडियन लॉज और किस तरह से बच्चों की कस्टडी दी जा सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, जो बच्चों की कस्टडी को लेके लॉज हैं वो पर्सनल लॉ चलते हैं। हर रिलीजन का अपना एक एक्ट है। हर रिलीजन के एक्ट में जो है वो अलग अलग प्रोविजन जो है वो बच्चों की कस्टडी को लेकर डले हुए हैं। लेकिन इंडिया में एक एक्ट चलता है, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1819, जो कि सेक्युलर नेचर का है। मतलब कि मेजरली जो है वो सेक्युलर तरीके से जो है वो देखा जाता है कि प्रोविजंस क्या कहते हैं इस एक्ट में, और जो इश्यूज आते हैं, जो एड्रेस किए जाते हैं जब बच्चों की कस्टडी को लेकर मैटर रिजॉल्व किए जाते हैं कोर्ट्स में, तो सबसे पहले इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं जो सेक्युलर नेचर के हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद कस्टडी वाले मैटर जो हैं वो रिजॉल्व किए जाते हैं। लेकिन जहाँ पे इस एक्ट के प्रोविज़न जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं पर्सनल लॉज के साथ, वहाँ पे पर्सनल लॉ को फॉलो किया जाता है। मतलब कि वैसे तो हर इशू को रिजॉल्व करने के लिए कि किस तरह से कस्टडी दी जानी चाहिए, किसको दी जानी चाहिए, इसके लिए सबसे पहले तो फॉलो किए जाते हैं जो भी प्रोविजंस इस गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1819 में दिए हुए हैं, क्योंकि ये सेक्युलर नेचर का है और हर तरह के प्रोविजन को डील करता है, हर तरह के इश्यूज़ को जो कि कस्टडी को लेकर आते हैं उससे डील करता है। लेकिन जहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोविजन आ जाता है जहाँ पे पर्सनल लॉ थोड़ा सा हटके होता है, तो वहाँ पे पर्सनल लॉ को फॉलो किया जाता है। तो बेसिकली ये जो दोनों एक्ट हैं, कस्टडी के मैटर जब भी रिजॉल्व किए जाते हैं तो पर्सनल लॉ के साथ साथ इस एक्ट को भी साथ में ध्यान में रखा जाता है, तभी जो मैटर है रिजॉल्व किए जाते हैं, कस्टडी की डिक्री और जजमेंट आती है। अब मैं इसी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड सी चीज़ें बताती हूँ जो कि कस्टडी देते टाइम जो कोर्ट डिटरमाइन करता है और जो अपनी डिक्री और जजमेंट जो देता है कस्टडी को लेके, वो किस तरह से दी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कस्टडी की फॉर्म्स क्या क्या हैं। कस्टडी की फॉर्म्स है, सबसे पहले फिजिकल कस्टडी जो है वो बच्चे की दी जाती है। फिजिकल कस्टडी का मतलब है कि जो बच्चा है वो फिजिकल रूप में या तो फादर के साथ रहेगा या फिर मदर के साथ रहेगा, और जो अदर स्पाउस है जिसको जो है वो फिजिकल कस्टडी नहीं मिली है, उसके पास सिर्फ विजिटिंग राइट्स रह जाते हैं। मतलब वो बच्चे को जाके मिल सकता है, लेकिन कैसे मिलेगा ये भी कोर्ट अपनी डिक्री और जजमेंट में डिसाइड करके बताता है कि क्या वो मंथली बेसिस पे मिलेगा, वीकली बेसिस पे मिलेगा, या फिर 6 मंथ्स में मिलेगा, साल में मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो डिक्री और जजमेंट में जैसे भी कोर्ट को सही लगता है वो अपने हिसाब से बताकर जो है वो पूरी जजमेंट और डिक्री तैयार करके बताता है। लेकिन फिजिकल कस्टडी अगर आती है किसी की, तो उसका मतलब ये है कि बच्चा फादर या मदर में से किसी एक के साथ रहेगा। दूसरी फॉर्म है ज्वाइंट कस्टडी। ज्वाइंट कस्टडी का मतलब है कि बच्चा जो है वो टर्न वाइज, मतलब कि जैसे एक महीना एक फादर के साथ रह रहा है, एक महीना वो मदर के साथ रह रहा है। ऐसा बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे को मदर और फादर दोनों का इक्वल जो है वो प्यार मिले, दोनों के साथ इक्वल अफेक्शन, जो भी लव अफेक्शन है वो सब कुछ इक्वल मिले। उसमें जो है वो अगर दोनों पेरेंट्स फाइनेंशियली भी कंडीशन उनकी अगर इक्वली सही है, तो उसकी जो एजुकेशन है, उसकी अपब्रिंगिंग है, उसके लिए खर्चा भी इक्वल ही करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो जॉइंट कस्टडी ही बच्चों की दी जाती है। लेकिन ये एक फॉर्म है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारे एक्ट में बताई गई है कि जॉइंट कस्टडी भी बच्चों की मिल जाती है पेरेंट्स को, जिसमें कि टर्न वाइज बच्चा पेरेंट्स के साथ रह लेता है, चाहे वो मदर के साथ चाहे वो फादर के साथ। उसके लिए मदर और फादर को इकट्ठा एक साथ किसी मतलब एक घर में रहने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ मदर रहती है, मदर अपने साथ बच्चे को रख सकती है, जहाँ फादर रहता है, फादर अपने साथ बच्चे को रख सकता है। इसके बाद जो तीसरी फॉर्म है कस्टडी की, वो है थर्ड पार्टी कस्टडी। मतलब कि हो सकता है कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उन दोनों में से किसी को भी कस्टडी ना मिले बच्चे की, बल्कि थर्ड पर्सन में आपके ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं, या फिर कोई और आपका जो कि बच्चे के साथ इतना कनेक्टेड है, जिसने शुरू से बच्चे को अपने पास रखा है और बच्चा उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, वो भी कस्टडी के लिए अगर अप्लाई करता है, तो हो सकता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि माँ और बाप में से दोनों ही कैपेबल नहीं है बच्चे को अच्छी अपब्रिंगिंग देने के लिए, बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट देने
के लिए, या कोई उनका अब्यूजिव ऐसा कोई नेचर हो कि कोर्ट को लगता हो कि उनकी हिस्ट्री ऐसी है कि वो बच्चे को अच्छे से पाल पोस नहीं सकते, तो वो थर्ड पर्सन को भी बच्चे की कस्टडी दे सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि कई बारी बच्चों की कस्टडी जो है वो किसी भी रिलेटिव के पास चली जाती है या ग्रैंड पेरेंट्स के पास चली जाती है। वो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, पैटर्नल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है बच्चा किसके पास रह रहा था। या फिर अगर पेरेंट्स वैसे ही सही नहीं है, उनका आपस में डिवोर्स हो रहा है, फिर भी अगर ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं, ऐसा प्रूव हो जाता है कि उनकी हिस्ट्री सही नहीं है, वो बच्चे की टेक केयर अच्छे से नहीं करते हैं, तब भी जो है वो बच्चे की कस्टडी किसी थर्ड पर्सन को दी जा सकती है। तो ये भी एक फॉर्म है जहाँ पे की कस्टडी को लेकर अगर कोर्ट चाहे तो वो अपना डिसीजन दे सकती है। इसके बाद आता है सोल कस्टडी। सोल कस्टडी का मतलब है कि या तो बच्चा फादर के साथ रहेगा या फिर मदर के साथ ही रहेगा। इसमें क्या होता है सोल कस्टडी में कि जो दूसरा स्पाउस होता है जिसको कस्टडी नहीं मिलती है, उसको पूरी तरह से जो है वो बिल्कुल भी राइट नहीं दिया जाता बच्चे से मिलने का। किसी भी हाल में उसको जो है वो बच्चे से दूर रखा जाता है। ऐसा उन केसेस में होता है जहाँ पे एक स्पाउस जो कि कस्टडी के लिए अप्लाई कर रहा है, उसने ये प्रूव कर दिया हो कि जो दूसरा स्पाउस है उसको कस्टडी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के साथ जो है वो अच्छा बिहेव नहीं करता, उसका अब्यूजिव नेचर है, या फिर जिस तरह से वो रहता है वो बच्चे के एनवायरनमेंट के लिए या बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी हैबिट्स अच्छी नहीं हो, चाहे वो ड्रिंकिंग हैबिट्स कर लो या फिर किसी भी फॉर्म में अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि वो बच्चे के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, फिजिकल अब्यूज़ करता है, मेंटली अब्यूज़ करता है, जिस तरह भी अगर वो बच्चे के साथ ऐसा कुछ करता है, वो चीज़ अगर आप प्रूव करते हो तो सोल कस्टडी भी पेरेंट्स को मिल सकती है। उसमें जो है वो दूसरे स्पाउस को बिल्कुल ही दूर रहने के लिए जो है वो डिक्री और जजमेंट आती है कि जो वो स्पाउस है जिसको मना किया गया है, जो बच्चे को नहीं रख सकता, वो बच्चे से मिल भी नहीं सकता। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं कस्टडी को लेके, और इन फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में आपका जो डिक्री और जजमेंट जो है वो आ सकता है। वो पूरा डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। इसके बाद हाईलाइटेड चीज़ एक ये भी है कि जब तक बच्चा 5 साल का है, मतलब ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग आपको मैं बताती हूँ, मतलब सेक्युलर भी ऐसा ही चलता है और हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग भी ऐसा ही है कि जब तक बच्चा 5 साल का है तब तक जो है वो कस्टडी मदर को ही मिलती है। लेकिन उसके बाद जो है वो कस्टडी फादर के पास भी जा सकती है। लेकिन 5 साल तक के बच्चे की जो कस्टडी है वो पूरे चांसेस होते हैं कि वो मदर के पास ही रहता है, अगर कोई और डिफरेंट सर्कमस्टांसिस ना हो। मदर जो है वो उतनी कैपेबल नहीं है या फिर मेंटली स्टेबल नहीं है और फिजिकल स्टेबल नहीं है अपने बच्चे को जो है वो पालने के लिए, तो उस केसेस में हो सकता है कि फादर के पास चली जाए। बट अदरवाइज जो बच्चे का कस्टडी राइट्स है वो 5 साल तक मदर के पास ही होता है। मे बी मुस्लिम लॉ में शायद वो 7 ईयर्स है जो एज लिमिट है। इसके बाद अगर बच्चा 5 साल से ऊपर है, तो अगर वो मेल चाइल्ड है तो चांसेस होते हैं कि फादर को कस्टडी राइट दे दिए जाएं, अगर सिचुएशंस जो हैं वो दोनों तरफ सिमिलर हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि मेल चाइल्ड की कस्टडी जो है वो फादर को दे दी जाए और फीमेल चाइल्ड की कस्टडी जो है वो मदर को दे दी जाए। ये चांसेस होते हैं पूरे, क्योंकि अगर दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी मैटर नहीं करती यहाँ पे, क्योंकि एट द एंड अगर किसी मदर की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, फिर भी अगर कस्टडी उसके पास जाती है तो जो हस्बैंड है वो मेंटेनेंस वहाँ से आती है बच्चे के लिए। तो ये फाइनेंशियल इतनी ज़्यादा कंडीशन डिपेंड नहीं करती है, लेकिन जहाँ पे दोनों इक्वली क्लेम करते हैं, दोनों की कंडीशंस इक्वली जो है वो फाइनेंशियली भी और अदरवाइज भी जो है वो सिमिलर हैं, वहाँ पे चांसेस होते हैं कि जो मेल चाइल्ड है वो फादर के पास चला जाता है, जो फीमेल चाइल्ड है वो मदर के पास कस्टडी आ जाती है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका बच्चा 9 साल से ऊपर की एज का है, मतलब 9 साल का है या उससे ऊपर की एज का है, तो उसमें बच्चे की स्टेटमेंट ली जाती है। उसमें बच्चे की मर्जी पूछी जाती है कि बच्चा किस पेरेंट के पास रहना चाहता है, मदर के पास रहना चाहता है, फादर के पास रहना चाहता है, दोनों के पास रहना चाहता है। तो उस केस में भी जो है वो बच्चे से पहले पूछा जाता है कि वो क्या चाहता है, उसके बाद जो है वो कस्टडी की फॉर्म डिसाइड की जाती है कोर्ट के द्वारा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हाईलाइटेड सी चीज़ें हैं जो कि हमारे एक्ट में दी गई हैं। ये वाली जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ये जो मैंने सेक्युलर नेचर का एक्ट है, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1819, उसके अकॉर्डिंग आपको बताई। इसके अलावा या इसके प्रोविज़न थोड़े से डिफ़र कर जाते हैं जब पर्सनल लॉ की बात आती है। तो कस्टडी के मैटर जो हैं वो दोनों एक्ट्स को मद्देनज़र रख के जो है वो लिए जाते हैं, जो ये जो सेक्युलर एक्ट है इसको भी और जो पर्सनल एक्ट है इसको भी। तो आई होप आपको थोड़ा सा जो है वो आइडिया लग गया होगा कि कस्टडी के मैटर किस तरह से जो है वो डील किए जाते हैं कोर्ट में। अगर आपका मैटर चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि
जो कस्टडी है उसके चांसेस क्या बनते हैं, इन फ्यूचर अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तब भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो एक्ट है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगी, आप खुद से भी इन डिटेल पढ़ सकते हो। बेसिकली जो पर्सनल लॉज होते हैं उनमें एप्लीकेशन के प्रोविज़न जो है वो अलग अलग सेक्शंस में दिए होते हैं। मतलब हिंदू में अलग सेक्शन है, मुस्लिम का अलग सेक्शन है, फारसी का अलग सेक्शन है जिसमें एप्लीकेशन मूव की जाती है आपके कस्टडी के लिए। उसके बाद जो है वो जो सेक्युलर नेचर का एक्ट है उसके प्रोविज़न देखे जाते हैं, और पर्सनल लॉ के जो प्रोविज़न होते हैं उसको देख के उसके बाद हर कंडीशन को देख के जो है वो देख के, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे के लिए क्या सही है। कोर्ट जब भी डिसीजन देता है उसके माइंड में सिर्फ एक चीज़ होती है, जो बच्चे के लिए बेस्ट है वो वही करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए उनको किसी भी फॉर्म में अगर डिसीजन देना पड़े, कोई भी फॉर्म वाली कस्टडी अगर उनको अपनी जजमेंट डिक्री में देनी पड़े तो वो वही करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि किसी एक पेरेंट को नहीं दिया या किसी दूसरे पेरेंट को नहीं दिया। लेकिन जहाँ पे दोनों सही है, दोनों की कंडीशंस इक्वल हैं, दोनों जो है वो इक्वली कैपेबल हैं बच्चे को पालने के लिए, पोसने के लिए, तो वहाँ पे जॉइंट कस्टडी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल ज़रूर लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। इसके अलावा आपको कुछ और पूछना हो इससे रिलेटेड तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।